रुद्र और तुक्कल के आदमी प्लेन में बैठे हुए थे। रुद्र की सीट के पास तुक्कल का खास आदमी रॉकी बैठा हुआ था। रुद्र विंडो की सीट पर बैठकर हेडफोन पर गाने सुनते हुए खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा था। रॉकी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहा, ए, सुनना। हेडफोन में चल रहे म्यूजिक की वॉल्यूम इतनी तेज नहीं थी, इसलिए उसकी आवाज सुनकर रुद्र ने अपना हेडफोन निकाला और उससे बोला, हाँ बोलो। होटल से यहाँ तक सब लड़कियां तुझे ऐसे क्यों देख रही थी, जैसे कभी कोई लड़का नहीं देखा हो, और वो भी तब जब तेरे बगल में दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी रॉकी चल रहा था। ये बोलते हुए उसने खुद की तरफ इशारा किया। उन लड़कियों ने ठीक से मुझे देखा भी नहीं। तेरी बॉडी के अंदर भी कोई मेटल ऑब्जेक्ट है क्या, जिससे सारी लड़कियां तुझे देखते ही मैग्नेट की तरह उससे अट्रैक्ट हो रही हैं? उसकी बातें सुनकर रुद्र गुस्से में बोला, अभी इन फालतू बातों के लिए मुझे फिर से डिस्टर्ब किया ना, तो तुम्हारा पूरा सफर इस सीट पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट की टॉयलेट सीट पर बीतेगा, समझे? ये सुनकर रॉकी चुपचाप बैठ गया और रुद्र ने वापस अपना हेडफोन लगा लिया और गाने सुनते सुनते खिड़की से बाहर देखने लगा। रुद्र का एटीट्यूड देखकर रॉकी मन ही मन खुद से बोला, मुझे सैलरी मिलती है 2 लाख, वो भी इंडियन करेंसी में, और तुक्कल साहब ने इस अकड़ू के लिए $800 मिलियन देकर इसे लीज पर लिया है, वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। कुछ तो बात होगी इसमें। रात के 2 बजे फ्लाइट बेंगलुरु में लैंड हुई और सब एयरपोर्ट से निकले। रॉकी ने रुद्र से पूछा, अब प्लान क्या है? रुद्र रॉकी से बोला, एक काम करो, तुम लोग होटल में जाओ और चिल करो, मैं जाकर खुफिया लैब ढूंढ कर आता हूँ। इस पर रॉकी ने रुद्र का हाथ पकड़कर उससे बोला, नहीं, तुक्कल साहब ने मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए साफ मना किया है। रुद्र ने रॉकी से हाथ छुड़वाते हुए उससे कहा, कर्नाटका में 2500 से ज्यादा गांव हैं। हम इस कार में ढूंढेंगे तो पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे, इसलिए मुझे मेरे तरीके से ढूंढने दो। ये बोलकर उसने अपनी बड़ी आंखें उसे दिखाई और अपना बैग लेकर वहां से चला गया। रुद्र एक कोने में गया और उसने अपना सूट पहना और उड़कर उस खुफिया लैब की तलाश में निकल गया। रुद्र ने अपने सूट के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे यहाँ से जो सबसे पास वाला गांव है उसके बारे में बताओ। रुद्र एक एक करके सारे गांव में छानबीन कर रहा था, पर उसे वो खुफिया लैब कहीं नहीं मिली। सुबह के 5 बजने वाले थे। तब रुद्र मन ही मन सोचने लगा, ओ माय गॉड, अब मैं करूं तो क्या करूं? इस सूट में बैटरी भी कम है, बस एक पास वाला डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेता हूँ। वैसे भी उडुपी में काफी गांव हैं। रुद्र उडुपी के शिरूर नाम के गांव की तरफ गया। उस गांव को ऊपर से देखते हुए वो मन ही मन खुद से बोला, शायद यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। उसने अपने सूट के स्कैनर की मदद से पूरा इलाका स्कैन किया तो उसे एक गुफा के अंदर इंसानों जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने सोचा, इस टाइम पर इस छोटी सी गुफा में ये लोग क्या कर रहे होंगे? मुझे लगता है यही वो सीक्रेट लैब है जिसके बारे में तुक्कल साहब बात कर रहे थे। रुद्र उड़कर उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा, हे, आगे कोई डेंजर दिखाई दे रहा है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज में रुद्र से कहा, सर, आपके सामने लेजर्स हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता कि आपके और मेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे। रुद्र ने लेजर को चेक करने के लिए नीचे से एक पत्थर उठाया और गुफा के अंदर की तरफ फेंका। वो पत्थर अंदर तो गया, पर उस पत्थर के सच में बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। ये देखकर उसने सोचा, आई एम श्योर इन लेजर्स का पावर सोर्स अंदर ही होगा, पर मैं इसे बंद कैसे करूं? फिर उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा, हे, मुझे जूम करके आगे तक दिखाओ। ऑपरेटिंग सिस्टम ने सूट का नाइट विजन कैमरा जूम करते हुए गुफा के अंदर तक रुद्र की आंखों के सामने प्रेजेंट कर दिया। वो सब देखता हुआ अपने मन में अपने आप से बोला, इस गुफा में ऊपर से छेद करना होगा, आगे मुझे कोई लेजर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सोचते हुए उसने गुफा के ऊपर के हिस्से में अपने सूट में बिल्ट इन लेजर की मदद से छेद किया और गुफा में छलांग मारकर एंटर हुआ। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, पर रुद्र को सूट के इन बिल्ट नाइट विजन कैमरे से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रुद्र और आगे बढ़ा, अलार्म बजने लगा और पूरी गुफा में रेड लाइट आ गई, जिसकी वजह से गार्ड्स को उसके आने के बारे में खबर हो गई थी और उसके सामने बहुत सारे गार्ड्स आ गए और गोलियां चलाने लगे। लेकिन रुद्र पर गोलियों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। ये देखकर वो सभी आदमी चौंक गए। इसके बाद रुद्र ने
360 डिग्री में गोलियां चलाई और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं मर गए और कुछ घायल हो गए। रुद्र आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक लैब दिखाई दी, पर वो लैब एक लोहे के दरवाजे के पीछे थी। रुद्र ने एक बार फिर अपने लेजर का इस्तेमाल करके उस लोहे के दरवाजे में छेद करने की कोशिश की, पर उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था। अंदर से मिस्टर मित्तल ने एक रेड एंड ब्लू सूट में रुद्र को देख लिया था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर रुद्र ने अपने हाथ से एक मिसाइल फायर की, जिसके कारण उस लोहे के दरवाजे में एक बहुत बड़ा छेद हो गया। उसने देखा कि मिस्टर मित्तल पीछे के दरवाजे से अपने हाथ में एक किताब लेकर भाग रहे थे। रुद्र उनके पीछे उड़कर जल्दी से गया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मिस्टर मित्तल को देखकर पता नहीं क्यों, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था, इनका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और फिर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए बोला, लेकिन मुझे क्या, मैं अपना काम करके यहाँ से निकलता हूँ। फिर उसने मिस्टर मित्तल को एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस में कहा, मुझे वो फॉर्मूला दे दो। मिस्टर मित्तल ने उसे वो फॉर्मूला देने से इनकार कर दिया और वो बोले, मैं ये फॉर्मूला किसी को नहीं दूंगा। मैंने ये अपने देश के डेवलपमेंट के लिए बनाया है। इसे मेरा देश और आगे बढ़ेगा। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर रुद्र ने उन्हें धक्का देते हुए उनसे वो किताब छीन ली जिसमें वो फॉर्मूला लिखा हुआ था। वो उस किताब को लेकर जाने ही वाला था कि मिस्टर मित्तल ने उससे कहा, हे, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसा करने से सिर्फ मेरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही रुद्र रुक गया और सोचने लगा, मुझे इस अनजान आदमी की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। उसने मिस्टर मित्तल की तरफ देखकर सोचा, आखिर ये अनजान आदमी है कौन? इन्हें देखकर मेरा दिल मुझसे क्यों कह रहा है ये फॉर्मूला मैं इन्हें वापस दे दूं। रुद्र ने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश की, जिसके कारण उसका दिमाग 95% कैपेसिटी से ऊपर चलने लगा। उसे मिस्टर मित्तल के साथ सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में इतना स्ट्रेन पड़ने की वजह से उसका माइक्रोचिप ब्लास्ट हो गया और वो वहीं बेहोश हो गया। मिस्टर मित्तल रुद्र को लेकर अंदर अपनी लैब में आए और उसके सूट को देखकर सोचने लगे, ओह गॉड, इसे क्या हो गया? अब मैं इसका सूट कैसे उतारूं? कुछ देर सोचकर उन्होंने सबसे पहले उसके सूट का हेलमेट उतारा और वो रुद्र का चेहरा देखकर एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, ये कैसे पॉसिबल है? इसकी शक्ल तो मेरे बेटे शिव से मिलती है, पर शिव का अंतिम संस्कार तो मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से पिछले महीने किया था। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। फिर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और रुद्र की बॉडी स्टडी करने के लिए उसका सूट उतारा, जिसमें उन्हें लगभग 2 घंटे लग गए। उसकी बॉडी स्टडी करने के टाइम उन्हें एक चिप मिली, जिसे देखकर उन्होंने सोचा, ये तो एक माइक्रोचिप लग रही है, पर ये इसके दिमाग में कैसे आई? ओह, लगता है शायद ये डिस्ट्रॉय हो गई है, पर इसके दिमाग का शेप नॉर्मल नहीं लग रहा। मुझे इस माइक्रोचिप को एग्जामिन करना होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, हे जॉनी, इसे कार तक ले जाने में मेरी मदद करो। और फिर जॉनी की मदद से वो रुद्र और उसके सूट को गाड़ी तक ले गए। उन्होंने रुद्र और उसके सूट को गाड़ी के पीछे की सीट में रखा और अपने असिस्टेंट के साथ आगे बैठ गए। वो गाड़ी को चलाकर मुंबई में अपने घर ले गए। घर पहुंचकर उन्होंने रुद्र को एक कमरे में बेड पर लेटा दिया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। फिर उनका असिस्टेंट भी अपने घर चला गया। कुछ घंटे बाद रुद्र की आंखें खुली और वो इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, ये मैं कहाँ गया? मेरा सूट किसने उतारा? और मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसने अपने आसपास देखा तो उसे अपना सूट दिखाई दिया। तभी मिस्टर मित्तल उसके कमरे में आ गए और उन्हें देखते ही रुद्र चौकन्ना हो गया। उसने उनसे पूछा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सुनकर मिस्टर मित्तल हंसते हुए बोले, हाँ सही कहा, तुम्हें तो मुझे पुलिस स्टेशन में दे देना चाहिए था। तुमने मेरी खुफिया लैब तहस नहस करके रख दी है और मेरी सिक्योरिटी टीम के कुछ मेंबर्स को घायल भी कर दिया है। भैया कि तुम जान भी ले चुके हो, यहाँ तक कि मेरा फॉर्मूला भी तुमने चोरी करने की कोशिश की है। उनकी बात सुनकर रुद्र गुस्से में मिस्टर मित्तल के करीब आया और उनसे पूछा, तो तुमने मुझे पुलिस को क्यों नहीं दिया?
इस पर मिस्टर मित्तल मुस्कुराकर बोले, क्योंकि बेटा तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हारे हाथ में इमॉर्टैलिटी का फॉर्मूला था। तुम चाहते तो वो फॉर्मूला लेकर भाग सकते थे, पर तुम भाग नहीं पाए। तुम मेरी बात सुनने के लिए रुके। रुद्र ने उन्हें गौर से देखा और उनसे पूछा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग मित्तल है। अपना नाम बताकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रुद्र से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र मित्तल से हाथ मिलाते हुए बोला, मेरा नाम रुद्र है। सिर्फ रुद्र? हाँ, मेरा कोई सरनेम नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ। वैसे मुझे चलना चाहिए। रुद्र अपना सूट लेकर जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा और वो अपना सिर पकड़कर मिस्टर मित्तल से पूछने लगा, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मिस्टर मित्तल ने उसे आराम से बिठाया और उसे बताने लगे, देखो तुम्हारा माइक्रोचिप डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे ये कल ही पता चला जब मैं तुम्हारी बॉडी को स्टडी कर रहा था। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले रुद्र फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में भी उसे इतना तड़पते हुए देखकर मित्तल ने अपने दोस्त डॉक्टर सिसोदिया को कॉल किया। हे, अर्जेंटली मेरे घर आ सकता है? कुछ ही देर में डॉक्टर सिसोदिया मिस्टर मित्तल के घर में आ गए। मिस्टर मित्तल जल्दी से उन्हें रुद्र के कमरे में ले गए। रुद्र को देखते ही डॉक्टर सिसोदिया ने हैरान होकर मित्तल से कहा, ये तो शिव जैसा लग रहा है। और फिर मिस्टर मित्तल ने डॉक्टर सिसोदिया को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वो बोले, ओह, मुझे लगता है तुझे सर्जरी के थ्रू इसके दिमाग के माइक्रोचिप को रिप्लेस करना होगा। मैं इसे अपने हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। एक काम कर, तू वो माइक्रोचिप बनाकर जल्दी से हॉस्पिटल आ। इस पर मिस्टर मित्तल परेशान होते हुए कहने लगे, यार मुझे नहीं पता कि उस माइक्रोचिप को किसने और कैसे बनाया है। शायद मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। डॉक्टर सिसोदिया ने एक्सरे की स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। इसके ब्रेन की स्वेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है and I think soon we may lose him। नहीं, मैं ये फिर नहीं होने दूंगा। तुम इसे लेकर जाओ, मैं जितना जल्दी हो सके वो माइक्रोचिप बनाकर आता हूँ। जैसे ही सिसोदिया गए, मिस्टर मित्तल उस माइक्रोचिप के बारे में रिसर्च करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने आप से कहा, मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस का आज असल में टेस्ट है। उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए 10 घंटे तक अपनी प्राइवेट लैब में काम किया और फाइनली एक पावरफुल ब्रेन एनहांसर माइक्रोचिप बनाया और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर रवाना हो गए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्त सिसोदिया को वो माइक्रोचिप दे दिया। सिसोदिया ने उनसे वो माइक्रोचिप लिया और बोले, देख, सिचुएशन थोड़ी सीरियस है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। भगवान पर विश्वास रख। मिस्टर मित्तल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे सर्जरी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पूरे 2 घंटे बाद सिसोदिया ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और बोले, हे, ऑपरेशन कामयाब रहा। ही इज अ फाइटर जस्ट लाइक यू। ये सुनकर मिस्टर मित्तल जल्दी से अंदर गए और रुद्र को ठीक देखकर उन्होंने एक चैन की गहरी सांस ली। सिसोदिया ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहा, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। मिस्टर मित्तल जाकर जूस ले आए और रुद्र के पास रख दिया। थोड़ी देर बाद रुद्र को होश आया और खुद को हॉस्पिटल में देखकर उसने मिस्टर मित्तल से हैरान होकर कहा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या हुआ था? मिस्टर मित्तल उसे थोड़ा शांत करते हुए बोले, देखो, तुम्हारे दिमाग में जो माइक्रोचिप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। वैसे वो माइक्रोचिप तुम्हारे दिमाग में कर क्या रहा था? तब रुद्र ने उन्हें बताया कि उस माइक्रोचिप की वजह से उसका दिमाग 95% कैपेसिटी पर चल रहा था, जिसकी वजह से वो उस पावरफुल सूट को यूज कर पा रहा था। लेकिन वो आगे कुछ बोलता, मिस्टर मित्तल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, और उस माइक्रोचिप से कोई तुम्हें अपने काले कारनामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था और तुम्हें कंट्रोल भी कर रहा था।